हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो ये चैप्टर जो रहता है इसमें हमने सरकार का अर्थ क्या रहता है, इसकी परिभाषा क्या रहती है, इसके बारे में, इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको बोला था कि सरकार के जो प्रमुख 3 अंग हैं यह आपके इम्पोर्टेंट है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे तो जैसे जैसे हमने चैप्टर पढ़े हैं वैसे वैसे इन तीनों का जिक्र जो है हम पहले भी कर चुके हैं। बस इसको अभी जो चैप्टर में जो है हम इसको विस्तारपूर्वक या विस्तृत रूप से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा व्यवस्थापिका। देखिए व्यवस्थापिका क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार का इसका गठन होता है, क्या सदस्य होते हैं, क्या कार्यकाल होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए का व्यवस्थापिका, सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका जो है एक प्रथम अंग है। सबसे पहला पॉइंट आपका, इसके 2 स्तर है, एक तो संघीय स्तर और एक है राज्य स्तर। एक सेंटर स्तर पर होगा और एक स्टेट लेवल पर होगा, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। ठीक है, संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहता है? संसद, पार्लियामेंट। हमने इसको पहले जो है सरकार 3 भागों में विभाजित है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर जब हम व्यवस्थापिका ले रहे हैं तो व्यवस्थापिका के हमने गठन के 2 स्तर पढ़े। कितने स्तर पढ़े? 2 स्तर पढ़े, संघीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। फिर हमने संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहा है यहाँ पर? संसद, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहता है। ठीक है, अब जब बात आती है कि कहाँ पर इन सब बातों का उल्लेख है, जैसे कि हमने अभी तक जो भी मुगल काल पढ़ा, गुप्त काल पढ़ा, ये सारे हमने पढ़े पिछली क्लासों में। हिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स जो रहते हैं तो उनमें हमने पढ़ा, तो हमें पता चला कि किसी ना किसी के माध्यम से ही तो हमें उनकी जानकारी मिली है। ऐसे ही तो हमें पता नहीं चला कि किस समय क्या घटना घटित हुई होगी। तो उसी प्रकार से जो व्यवस्थापिका के बारे में है वह हमारे संविधान में जो है इसका उल्लेख है। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद 79 अंडरलाइन करिएगा सभी इसको। संविधान का अनुच्छेद 79 इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संघ की क्या होगी? एक संसद होगी, जिसका निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रपति, और 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसका नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होगी। इस प्रकार से राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का संयुक्त नाम क्या रहेगा? संसद। हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो 3 पॉइंट, फिर व्यवस्थापिका में इसके 2 भाग हो गए, एक संघीय स्तर की और एक हो गई आपकी राज्य स्तर की। ठीक है, जो संघीय स्तर की है आपके संघीय व्यवस्थापिका, इसको क्या कहा गया है? संसद। संसद किससे मिलकर बनी है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा जो दे रखा है ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे संसद। तो संसद का जो दे रखा है आपका, संसद आपका इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो दे रखा है ये आपका इंपॉर्टेंट है। संसद सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ पे दिया हुआ है? अनुच्छेद 79 अंडरलाइन करेंगे। इसमें संसद किन से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो है हमारी संसद का निर्माण होता है। यह एक जो दे रखा है ना, ये राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, संसद क्या है, संसद किसे कहते हैं, कैसे बनती है, क्या किन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए। अंडरलाइन कर लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, लोकसभा की रचना या संगठन। अब सबसे पहले हमने इसके 3 भाग पढ़े, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। व्यवस्थापिका में, अब व्यवस्थापिका में सबसे पहले जो है हम लोकसभा को पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका में जो संसद है, संसद जो है 3 पार्ट्स में, तीनों से मिलकर बनी है। इन तीनों के बिना हम संसद की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा के बारे में देखिए, लोकसभा को सबसे पहले कहा गया है कि इसको प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। सारे नाम इंपॉर्टेंट है आपके, अंडरलाइन करेंगे। लोकप्रिय सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको लोकप्रिय सदन या निम्न सदन? क्योंकि इसके सदस्य जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित होते हैं। आगे आपके 2 शब्द आएंगे, निर्वाचित और नियुक्त। निर्वाचित होते हैं लोकसभा में,
लोकसभा में सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। निर्वाचित जिसमें जनता जो है, जो वोट देने के लिए जाते हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वहाँ पर लोकसभा में वो सदस्य लोकसभा में जाते हैं, जहाँ पर जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो चुने जाते हैं वह जो निर्वाचित होते हैं। अब आगे आता है सदस्यों की संख्या। यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है? 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम था 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। अंडरलाइन करिएगा सभी, 552 है हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को क्या करता है? मनोनयन करता है अपनी मर्जी से। उन 2 सदस्यों को जो आंग्ल भारतीय होते हैं, तो उन आंग्ल भारतीयों को चुनता है कौन? राष्ट्रपति। आपको ये डेटा और ये डेटा, ये 2 डेटा आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, 552 है अधिकतम, और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? आंग्ल भारतीय होंगे, और वो सिर्फ कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य। दोनों अंडरलाइन करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है डाटा। फिर है इसका निर्वाचन किस प्रकार से क्या है? जब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार यानी जब आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है फिर हम वोट करते हैं, वह वयस्क मताधिकार। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। ठीक है, अब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए मुझे अगर लोकसभा का सदस्य बनना है? तो मुझे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, क्योंकि जनता अब तो मुझे वोट देगी, लेकिन जनता के वोट देने से पहले मैं क्या फॉर्म भरने या उस पद के लायक हूँ या नहीं हूँ, तो वह यहाँ पर आपको 4 जो है योग्यताएं दे रखी हैं। तो कौन कौन सी योग्यता होना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं भारतीय होनी चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। मेरी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आगे, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो। तो यहाँ पर मुझे मेरे द्वारा जो है कोई भी लाभ का पद धारण मेरे द्वारा नहीं किया हुआ होना चाहिए। और अगला है आपका पॉइंट, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो या दिवालिया न हो। ये पूरा इंपॉर्टेंट है सदस्य, वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो जो रहता है ज़्यादा वह आपको अंडरलाइन करते जाना है। कार्यकाल की बात करूँ 5 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है? 9 बार हो चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग। तो यहाँ पर 5 वर्ष कार्यकाल है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ये शक्ति किस में है? राष्ट्रपति में। अंडरलाइन कीजिएगा कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यह किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का अधिकार है। और ऐसा हो भी चुका है। कितनी बार हो चुका है? 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा, 9 बार। अंडरलाइन कीजिएगा सभी। अधिवेशन, अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं, और स्थगित भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर क्या नहीं होना चाहिए। जो भी बैठकें होती है उन बैठकों में कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का जो है अंतराल होना चाहिए। आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।